गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 20th ऑफ जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 20th ऑफ जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोक बोरोक डे ऑल्सो नोन एज त्रिपुरी लैंग्वेज डे कममेमोरेट विच हिस्टोरिक इवेंट। कोक बोरोक दिवस, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है, किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकॉग्निशन ऑफ कोक बोरोक एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा इन 1979। कोक ब्रोक डे हर साल 19 जनवरी को त्रिपुरा में ऑब्जर्व किया जाता है और यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है कोक ब्रोक लैंग्वेज को। 1979 में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था कोक ब्रोक को एज अ स्टेट लैंग्वेज अलोंगसाइड बंगाली एंड इंग्लिश। 2026 यहाँ पे 48th एनिवर्सरी इस रिकॉग्निशन की मार्क कर रहा है। अगर हम बात करें कोक ब्रोक की, तो ये बिलोंग करती है तिब्बतियो बर्मन लैंग्वेज फैमिली से और ये मेनली त्रिपुरा और चितगोंग हिल ट्रैक जो बांग्लादेश का है वहाँ पर बोली जाती है। हिस्टोरिकली अगर हम कोक ब्रोक की बात करें तो ये जो त्रिपुरा किंग्स थे एंशियंट टाइम में, उनके द्वारा बोली जाती थी और ये जो है कोलोमा स्क्रिप्ट में पहले लिखी जाती थी। अगर हम आज की बात करें तो लैटिन स्क्रिप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है इसमें ड्यू टू सोशियो पॉलिटिकल डिबेट्स। राधा मोहन ठाकुर ने फर्स्ट कोक ब्रोक ग्रामर बुक लिखी थी, कोक ब्रोकोमा, इन 1900। ठीक है, 1900 में तो 1900 में राधा मोहन ठाकुर के द्वारा फर्स्ट कोक ब्रोक ग्रामर बुक लिखी गई थी जिसका नाम था कोक ब्रोकमा। सेलिब्रेशन अगर हम देखें तो इसमें कल्चर प्रोग्राम्स किए जाते हैं, सेमिनार्स, लिटरेरी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और अवेयरनेस कैंप्स चलाए जाते हैं। इसके अलावा जो है इसमें इनिशिएटिव जिसमें कि कोक बोरोक तेई हुकुमा मिशन, ये जो है यहाँ पे प्रमोट करता है कोक बोरोक लिटरेचर को फिल्म्स और एजुकेशन में। कोक बोरोक डे यहाँ पे एम्फेसाइज करता है ट्राइबल आइडेंटिटी को, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। Next question, which prestigious honor was conferred on RPF officer Chandana Sinha by Indian Railway for her exceptional work in preventing child trafficking? किस प्रतिष्ठित सम्मान से आरपीएफ अधिकारी चंदना सिन्हा को भारतीय रेल ने बाल तस्करी रोकने के उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। तो अभी इंडियन रेलवे ने यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑनर कन्फर किया है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, आईपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को, उनका जो आउटस्टैंडिंग वर्क रहा है प्रिवेंट करने में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने में। उन्होंने 150 बच्चों को 2024 में रेस्क्यू किया था अंडर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन लिटिल एंजल, एक जो कि एक रेलवे इनिशिएटिव था अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चंदना सिन्हा की अगर हम बात करें तो वो अपने ग्राउंड लेवल जो उनकी अप्रोच है उसके लिए जानी जाती है। उनका फोकस सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट पर ही नहीं रहता, बल्कि वो अपने आइडेंटिफिकेशन, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन जो करवानी होती है, ट्रैफिकिंग से जो बच्चे बचाए गए हैं उसके लिए भी वो जानी जाती है। उनका ये जो वर्क है उसमें कोऑर्डिनेशन उनके साथ रही है एनजीओज की और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की। Next question, who has been reappointed as the managing director and CEO of ICICI Bank till October 2028? तो ICICI बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ के रूप में अक्टूबर 2028 तक किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदीप बख्शी। तो आईसीआई बोर्ड ने यहाँ पे डिसीजन लिया है 17 जनवरी 2026 को। आईसीआई बैंक बोर्ड ने यहाँ पे अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बख्शी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ फॉर अ फ्रेश 2 ईयर टर्म। उनका जो टेन्योर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 4 अक्टूबर 2026 से और 3 अक्टूबर 2028 तक जो है उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे रहेगी, वो वर्क करेंगे। अप्रूवल जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी रीअपॉइंटमेंट के लिए, अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शेयर होल्डर्स और अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ की यहाँ पे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहेगी। लीडरशिप ट्रैक अगर उनका देखें तो हम बख्शी ने जो यहाँ पे लीड किया था आईसीआईसी बैंक को अक्टूबर 2018 से जो है वो लीड कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे नेविगेट किया था बैंक को थ्रू अ फेज ऑफ स्ट्रेस एसेट्स एंड रेगुलेटरी सिक्योरिटी। सिग्निफिकेंस अगर हम उनका देखें तो जो ये लीडरशिप है यहाँ पे इंश्योर करेगी इंडिया का ये सेकंड जो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इसकी स्टेबिलिटी को, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है उनका जो फोकस है रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वे अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन वाज लॉन्च फ्रॉम विच लोकेशन इन इंडिया। तो दूसरा रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत भारत में किस स्थान से शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। तो इंडिया ने लॉन्च किया था सेकंड रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वे अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन फ्रॉम बिजनौर, उत्तर प्रदेश। ये नेशन वाइड सर्वे है जो कि यहाँ पे कंडक्ट किया गया दो फेजेस में, टू असेस द पॉपुलेशन ऑफ रेवराइन एंड इस्ट्यूरियन डॉल्फिन्स और उनका जो हैबिटेट कंडीशन है, थ्रेट जो उनको फेस करना पड़ता है क्रॉस मेजर रिवर सिस्टम। ये जो सर्वे है इसका एम है यहाँ पे अपडेट करना डॉल्फिन पॉपुलेशन को, एस्टिमेट करना और स्ट्रेंथ करना कंजर्वेशन प्लानिंग को। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट डॉल्फिन की, तो इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2020 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसमें कोऑर्डिनेशन रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। इसमें मेन फोकस दिया गया है यहाँ पे कंजर्विंग स्पीशीज लाइक गैंगटिक रिवर डॉल्फिन, इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इंडस रिवर डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन। एम्फेसाइज इसमें मेनली रखा गया है हैबिटेट प्रोटेक्शन के ऊपर, साइंटिफिक मॉनिटरिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और रिड्यूस करना थ्रेट्स को जिसमें पॉल्यूशन और एक्सीडेंटल फिशिंग डेथ्स आ जाती हैं। सर्वे कवरेज और फेज़ की अगर हम बात करें, तो जो फेज़ 1 था उसमें रिवर गंगा गंगा में जिसमें कि बिजनौर टू गंगा सागर प्लस इंडस रिवर को कवर किया गया। फेज़ 2 में ब्रह्मपुत्रा, गंगा ट्रिब्यूटरीज और सुंदरबन और उड़ीसा को जो है वो कवर किया गया। स्पीशीज़ कवर की अगर हम बात करें, तो इसमें गैंगटिक डॉल्फिन जो कि एक एंडेंजर शेड्यूल 1 नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, और इंडस रिवर डॉल्फिन एंडेंजर रेयर और फाउंड ये कहाँ पर मिलती है? ये व्यास रिवर में मिलती है इंडिया और पाकिस्तान में, और इंडस रिवर पाकिस्तान में भी जो है ये पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन की अगर हम बात करें, तो ये एंडेंजर्ड है और चिल्का लेक और साउथ ईस्ट एशियन रिवर में ये पाई जाती है। इंपॉर्टेंस क्या होती है इस सर्वे की? क्या इंपॉर्टेंस है? जो ये सर्वे है ये यहाँ पे डॉल्फिन जो है ये इंडिकेट करती है, यहाँ पे इंडिकेटर स्पीशीज की तरह ये रोल प्ले करती है, और जो उनकी हेल्थ है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है कंडीशन ऑफ रिवर इकोसिस्टम। और डिक्लाइनिंग जो नंबर रहता है इनका, अगर नंबर डिक्लाइन कर रहा है इन फिशेस का, तो ये यहाँ पे सिग्नल रहता है पॉल्यूशन का, रिड्यूस वाटर फ्लो का और हैबिटेट डिग्रेडेशन का। अगर हम फर्स्ट सर्वे जो 2021 से 23 तक कंडक्ट किया था उसकी बात करें, तो उसमें टोटल जो है डॉल्फिन रिकॉर्ड की गई थी 6327। Next question, recently in which district has the Maharashtra cabinet approved the Bembla river irrigation project at a cost of 4775 करोड़? महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में किस जिले में 4777 करोड़ की लागत से बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यावतमाल। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4,775 करोड़ का बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट यावतमाल डिस्ट्रिक्ट में। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे एक्सपेंड करेगा इरिगेशन को 52,423 हेक्टेयर लैंड में इन फाइव तालुकाज ऑफ यावतमाल। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस अगर हम देखें इसकी, तो इसका एम है यहाँ पे रिड्यूस करना डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल इन द ड्राउट प्रोन विदर्भा। जो महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन है वहाँ पे जो है ये रेनफॉल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना इसका मेन एम रह जाएगा, और इम्प्रूव करना है क्रॉप प्रोडक्टिविटी को, डाइवर्सिफाई करना है क्रॉप्स को और एनहांस करना है फार्मर इनकम्स को। इसके अलावा जो है यहाँ पे जनरेट करना है एम्प्लॉयमेंट को ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और स्ट्रेंथन करना है फूड सिक्योरिटी को। कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगी। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर हम देखें, तो ओरिजिनली जो इसको कंसीव किया गया था इसको 1983 में, और उस वक्त इसकी कॉस्ट थी 50 रुपीज़ 50.76 करोड़, और इसको सैंक्शन किया गया था 1992 में, बट ये कई दशकों तक जो है ये डिले हो गया था प्रोजेक्ट। इसको अब दोबारा रिव्यू किया गया है अंडर सीएम देवेंद्र फडणवीस टू एड्रेस द एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन विदर्भा रीजन। महिमा एजेंसी की अगर हम बात करें, तो अलॉन्ग साइड इरीगेशन रिफॉर्म्स द कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ महाराष्ट्र एजेंसी फॉर होलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट। और अगर इसका पर्पस देखें, तो इसका पर्पस है यहाँ पे प्रोवाइड करना ओवरसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल्ड यूथ फ्रॉम महाराष्ट्र। इसके अलावा जो इसमें स्किल मैपिंग की जाएगी, कोऑर्डिनेशन और कनेक्ट किया जाएगा वर्कफोर्स को विद ग्लोबल लेबर मार्केट।
Next question, in 2025, India's electronic export crossed which milestone, mainly driven by PLI backed smartphone exports? तो अभी 2025 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ने किस स्तर को पार किया, जो मुख्य रूप से PLI योजना द्वारा समर्थित स्मार्टफोन निर्यात से प्रेरित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, $47 बिलियन। तो अगर हम देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट माइलस्टोन, तो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट यहाँ पे क्रॉस हुआ है $47 बिलियन 2025 में, जो कि यहाँ पे एक 37% ग्रोथ जो है वो यहाँ पे शो करता है एज कम्पेयर टू $34.93 बिलियन इन 2024। स्मार्टफोन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे, तो नियरली $30 बिलियन, 2/3 ऑफ द एक्सपोर्ट जो है वो PLI बैक्ड स्मार्टफोन एक्सपोर्ट से रहा है, स्पेशली आईफोन्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। पॉलिसी सपोर्ट अगर हम देखें तो PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है यहाँ पे मेजर ड्राइवर रही है ग्रोथ का, और इसने यहाँ पे एनकरेज किया है लार्ज स्केल असेंबली को, कंपोनेंट सोर्सिंग को और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन को। अदर एक्सपोर्ट सेगमेंट अगर हम देखें तो स्मार्टफोन के अलावा यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में इंक्लूडेड है फोटोवोल्टिक सेल्स, राउटर्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स, चार्जर एडाप्टर, PCB असेंबलीज और रिन्यूएबल असेंबलाइज और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, जो कि यहाँ पे शो करते हैं डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड असेंबली। फ्यूचर टारगेट अगर हम देखें तो नेक्स्ट माइलस्टोन यहाँ पे $55 बिलियन रखा गया है, जो कि डिपेंड करेगा पॉलिसी क्लैरिटी पे, टैरिफ स्टेबिलिटी पे और ग्लोबल डिमांड के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पे इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो आइटम बन गया है, जिसमें कि यहाँ पे जनरेट हुए हैं 25 लाख जॉब और बूस्ट हुआ है हमारा MSME और वुमेन पार्टिसिपेशन। Next question, the Indian Coast Guard and Japan Coast Guard recently conducted a joint hazardous noxious substance HNS joint hazardous and noxious substances response drill on board which vessel in Mumbai? तो भारतीय तट रक्षक दल और जापान तट रक्षक दल ने हाल ही में मुंबई में किस पोत पर संयुक्त हजार्डस एंड नॉक्सियस सब्सटेंस प्रतिक्रिया अभ्यास किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ICGS समुद्र प्रहारी। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने और जापान कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है जॉइंट हजार्डस नॉक्सियस सब्सटेंस रिस्पांस ड्रिल मुंबई में, और इसमें वेसल यूज़ किया गया पॉल्यूशन रिस्पांस वेसल ICGS समुद्र प्रहारी। ऑब्जेक्ट क्या था इस ड्रिल का, तो यहाँ पे स्ट्रेंथन करना मैरी टाइम कोऑपरेशन को और इम्प्रूव करना पॉल्यूशन रिस्पांस प्रिपेयरनेस को और एनहांस करना डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज अगेंस्ट केमिकल स्पिल्स एट सी। टीम्स इसमें इन्वॉल्व रही इंडियन कोस्ट गार्ड पॉल्यूशन रिस्पांस स्ट्राइक टीम और जापान कोस्ट गार्ड नेशनल स्ट्राइक टीम। हाई लेवल एंगेजमेंट अगर हम देखें तो जापान कोस्ट गार्ड कमांडेंट एडमिरल योशिशो सेगुची ने विजिट किया ICGS वेस्टर्न रीजनल हेडक्वार्टर को, और उन्होंने जो है यहाँ पे एक मीटिंग की विद द इंस्पेक्टर जनरल भीषम शर्मा, कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये डील यहाँ पे अफर्म करती है दोनों नेशन का जो कमिटमेंट है टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। Next question, Maruti Suzuki India Limited is setting up a new mega car manufacturing plant with an estimate of rupees 35,000 crore at which location in Gujarat? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 35,000 करोड़ के निवेश से गुजरात में किस स्थान पर नया मेगा कार निर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोरज। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो है एस्टेब्लिश करेगी एक नया व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोरज गुजरात में। इन्वेस्टमेंट साइज अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा 35,000 करोड़, जो कि यहाँ पे एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इन्वेस्टमेंट रहेगा इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में। लैंड एरिया अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्लांट रहेगा वो स्प्रेड करेगा अक्रॉस 1750 एकड़ में, और इसको अलॉट किया गया है बाय द गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप इसको किया जाएगा 4 फेजेस में। ईच यूनिट विल प्रोड्यूस 2.5 लाख कार्स एनुअली। टोटल एनुअल कैपेसिटी यहाँ पे 10 लाख कार्स रहेगी। टाइमलाइन प्रोडक्शन जो है यहाँ की प्रोडक्शन जो है फर्स्ट यूनिट से एक्सपेक्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 2029 में किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट अगर हम देखें तो 12,000 डायरेक्ट जॉब्स जो है यहाँ पे क्रिएट होंगी। 7.5 लाख इनडायरेक्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी रहेगी थ्रू एनसीनरी इंडस्ट्रीज, MSMEs एंड सप्लायर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Bagurumba recently highlighted by PM Modi at Bugurumba Dahu 2026 in Guwahati is the traditional folk dance of which community? तो बागुरुम्बा जिसे हाल ही में पीएम मोदी ने गुवाहाटी में बागुरुम्बा धुए 2026 में प्रमुखता दी, किस समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोडो कम्युनिटी। तो अभी एक इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरू सजई स्टेडियम गुवाहाटी में बोडो कम्युनिटी का जो हेरिटेज फेस्टिवल था उसको सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे बुरगुम्बा धोऊ को यहाँ पे एड्रेस किया। बुरगुम्बा डांस की अगर हम बात करें तो बुरगुम्बा एक ट्रेडिशनल फोक डांस है बोडो कम्युनिटी का आसाम में, और इसको जो है बटरफ्लाई डांस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें ग्रेसफुल मूवमेंट किए जाते हैं बटरफ्लाई की तरह, बटरफ्लाई और बर्ड्स की तरह। ट्रेडिशनली जो इसको परफॉर्म किया जाता है बोडो वुमेन के द्वारा, और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कि खाम, ड्रम, फ्लूट और सिराज का जो है सिराज भी जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे पीएम मोदी ने डिस्क्राइब किया बुरगुम्बा धोए को एज मोर देन अ फेस्टिवल, एक ट्रिब्यूट रहेगा बोडो ट्रेडिशन के लिए और आसाम लिविंग हेरिटेज के लिए। बोडो लैंग्वेज जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आसाम, और जो बथौ पूजा है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है इसको एज अ स्टेट हॉलीडे। चरीदो मईदोम इंक्लूड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। पीस अकॉर्ड की अगर हम बात करें तो 2020 में बोडो पीस अकॉर्ड ने जो यहाँ पे एंड किया था डिकेड्स के जो कॉन्फ्लिक्ट चले थे और यहाँ पे रिस्टोर किया ट्रस्ट को, और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ यूथ जो है उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था मेन स्ट्रीम को। Next question, the second Global Buddhist Summit 2026 will be organized at which venue in New Delhi? तो द्वितीय वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 में नई दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत मंडपम। तो सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 में जो है 24 से 25 जनवरी 2026 को न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी, और इसका जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा भारत मंडपम, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। ऑर्गेनाइजर इसके रहेंगे तो इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन कोलेबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थीम अगर हम देखें तो इस समिट की थीम रहेगी कोलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है रेलेवेंस ऑफ बुद्धा धर्मा इन एड्रेसिंग मॉडर्न चैलेंजेस, जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट, एलिनेशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आ जाता है। पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो अराउंड 200 डेलीगेट्स यहाँ पे रहेंगे इंक्लूडिंग सुप्रीम पैट्रियार्च और हेड्स ऑफ नेशनल बुद्धिस्ट संघास और एमिनेंट मॉन्क्स और स्कॉलर्स, और यहाँ पे डिग्निटरीज आएंगे फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके अलावा जो है ऑडियंस जो है यहाँ पे एक्सीड करेगी 800 पार्टिसिपेंट्स को। इनॉग्रेशन इसका किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पे जो है वो लाइकली पीएम मोदी जो इस समिट को इनॉग्रेट करेंगे एज अ चीफ गेस्ट, सिमिलर टू द फर्स्ट एडिशन हेल्ड इन 2023। तो सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है इस समिट का? तो जो ये समिट है इसका मेन उद्देश्य यहाँ पे हो जाता है प्रोवाइड करना ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग्स और स्ट्रेंथन करना है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कोऑपरेशन को, और रीअफर्म करना है बुद्धिस्ट रेलेवेंस इन प्रमोटिंग पीस, हार्मोनी एंड सस्टेनेबल लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मैराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच लोकेशन? तो भारत का पहला खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना किस स्थान पर शुरू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान सी, नॉर्थ बे नियर श्री विजयपुरम। तो अभी इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडमान सी में। लोकेशन इसकी रह जाएगी तो इसको इनॉग्रेट किया गया एट नॉर्थ बे नियर श्री विजयपुरम। इनॉग्रेशन जो है इसकी की गई बाय यूनियन मिनिस्टर जतिंदर सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में कौन आ जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। फोकस इसमें रहेगा ओपन सी कल्टीवेशन के ऊपर, मैराइन फिशेस का और सीवीड का अंडर द नेचुरल ओशियनिक कंडीशन, और इसमें यूज़ किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया ओपन सी केज, जिसको कि डिज़ाइन किया गया है टू विदस्टैंड द ओशियन करंट्स। ब्लू इकोनॉमी विजन अगर हम देखें तो ये अलाइन करता है इंडिया का जो ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी है अंडर पीएम नरेंद्र मोदी, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है ओपन सी एज एसेट कंपेरेबल टू लैंड बेस्ड रिसोर्सेज। लाइवलीहुड के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? तो ये प्रोवाइड करेगा यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल फिशिंग कम्युनिटीज़, और ये यहाँ पे प्रमोट करेगा हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर स्केलिंग अप।
Next question. Indian scientists at NCBS Bengaluru have developed which AI-based deep learning tool to predict interaction of intrinsically disordered protein? तो बेंगलुरु स्थित NCBS के वैज्ञानिकों ने अंतर्निहित अव्यवस्थित प्रोटीन की पारंपरिक क्रियाओं की भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा एआई आधारित डीप लर्निंग टूल विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसोबाइंड। तो इंडियन साइंटिस्ट एट द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस अंडर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु ने यहाँ पे डेवलप किया है डिसोबाइंड डीप लर्निंग एआई टूल। पर्पस क्या है इसका? जो डिसोबाइंड है यहाँ पे प्रिडिक्ट करेगा इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर प्रोटीन्स को, जो कि इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर प्रोटीन बाइंड टू देयर पार्टनर्स। ठीक है ना, कि कैसे ये इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर प्रोटीन अपने पार्टनर्स के साथ बाइंड करती है, इसको प्रिडिक्ट करेगा ये। अगर हम देखें आईडीपीएस क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है, ये इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर प्रोटीन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? तो अगर हम ज़्यादातर प्रोटीन की बात करें तो ज़्यादातर प्रोटीन के कंपैरिजन में जो इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन रहती है उनके पास स्टेबल थ्री डी स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है ना, जो थ्री डी स्ट्रक्चर क्या करता है, तो ये रेगुलेट करता है सिग्नलिंग नेटवर्क को और जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन फोल्डिंग को, और कंडेंसेट करता है ये फॉर्मेशन को। देयर फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स देम डिफिकल्ट टू स्टडी यूजिंग कन्वेंशनल स्ट्रक्चर बायोलॉजी। क्योंकि थ्री डी स्ट्रक्चर नहीं है तो ये जो प्रोटीन्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्टडी को जो इनकी स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बाय यूजिंग द कन्वेंशनल स्ट्रक्चरल बायोलॉजी मेथड। टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो डिसोबाइंड जो है यहाँ पे यूज़ करेगा प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल्स को, जिसको कि ट्रेन किया गया है ऑन मिलियंस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग। इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन और सीक्वेंस अलाइनमेंट। इसको प्रायर स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन की और सीक्वेंस अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और ये यहाँ पे एक्सप्लिसिटली अकाउंट करेगा बाइंडिंग पैटर्न को, विच इज़ क्रूशियल इन आईडीपी इंट्रैक्शंस। परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये बेंचमार्क यहाँ पे रहेगा अल्फा फोल्ड मल्टीमर और अल्फा फोल्ड थ्री के लिए, और डिस्पाइंड यहाँ पे शो करेगा हाई एक्यूरेसी स्पेशली फॉर अनसीन प्रोटीन पेयर्स। एप्लीकेशंस अगर हम इसकी देखें तो ये यहाँ पे हेल्प करेगा अनकवर करने में डिजीज जो कि लिंक रहती है मोटिव और पोटेंशियल ड्रग टारगेट से। और यहाँ पे जो है वो इसकी जो है यहाँ पे टेस्टिंग की गई है टू रिलेट द इम्यून सिग्नलिंग कैंसर और न्यूरो जनरेशन लाइक डिजीजेस में जो है इसकी टेस्टिंग की गई है। इसके अलावा जो है इसको रिलीज़ किया ये यहाँ पे रिलीज़ करेगा एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल टू रिसर्चर्स वर्ल्ड वाइड। जो रिसर्चर्स हैं वर्ल्ड वाइड वो जो है इसको यूज़ कर पाएंगे एज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसको जो है अब स्टडी करने के लिए जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। Next question. In January 2026, a large phytoplankton bloom encircled which island located about 800 किलोमीटर ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड? जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप से लगभग 800 किलोमीटर पूर्व स्थित किन द्वीपों के चारों ओर विशाल फाइटोप्लैंक्टन प्रफुटन देखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चटथाम आइलैंड। तो अभी जनवरी 2026 में एक स्ट्राइकिंग फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम जो है ऑब्जर्व किया गया अराउंड द छत्ताम आइलैंड अप्रॉक्सीमेट 800 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड। सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे की गई, जिसमें कि 10 जनवरी 2026 को यहाँ पे विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमेट्रिक सूट्स जो है वो देखे गए ऑन द NOOA-20 सैटेलाइट। ओशियोनोग्राफिक रोल अगर हम देखें तो चटकाम जो है वो अंडर वाटर प्लेट्यू है, जो कि यहाँ पे एनहांस करता है न्यूट्रिएंट मिक्सिंग को। कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच एंटार्क्टिक करंट्स यहाँ पे की यहाँ पे कवरेज है विद वार्म सबट्रॉपिकल वाटर, जो कि यहाँ पे आइडियल रहते हैं फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ के लिए। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या हो जाती है? तो जो फाइटोप्लैंक्टन है एक बेस बनाते हैं मैराइन फूड वेब का, जो कि यहाँ पे सपोर्ट करता है फिशरीज़ को, जिसमें फिशरीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करता है, और यहाँ पे जो ये रीजन जो है ये यहाँ पे होस्ट करता है डाइवर्स मैराइन एनिमल्स को, जिसमें सी वेल्स और डॉल्फिन्स आ जाते हैं। चैलेंजेस क्या क्या यहाँ पे हो जाते हैं? तो डिस्पाइट प्रोडक्टिविटी चटकाम आइलैंड जो यहाँ पे हॉटस्पॉट है वेल्स का और डॉल्फिन्स का, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे शो करता है इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी।
Next question. Indian scientists have recently discovered a new blind Caecilian species named जेजिनियोप्सिस वाल्मीकि इन विच रीजन। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में जेजिनियोप्सिस वाल्मीकि नामक की नई अंधी सिसिलियन प्रजाति किस क्षेत्र में खोजी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट्स। तो अभी जो है एक न्यू सब टेरेन एम्फीबियन स्पीशीज जेजिनियोप्सिस वाल्मीकि डिस्कवर की गई है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ये जो डिस्कवरी है यहाँ पे इसको लीड किया गया था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द सावित्री फूले पुणे यूनिवर्सिटी, बाल स्नेह देसाई कॉलेज और महादेई रिसर्च सेंटर के द्वारा। पब्लिकेशन जो है ये पब्लिश हुआ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइलोमेडुसा में। यूनिक फीचर अगर हम देखें तो ये बिलोंग करता है जीनस जिजिनियोप्सिस कॉमनली, जिसको जो है ब्लाइंड सिसिलियन के नाम से जाना जाता है। लिम्बलेस एम्फीबियन है ये विद रिड्यूस्ड आई हिडन बेनीथ बोन, और ये यहाँ पे एक वर्म की तरह दिखाई देता है। ओफन जनरली जो इसको अर्थ वर्म के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है। फोसोरियल है, ये अंडरग्राउंड रहता है। इसका लाइफ स्टाइल जो है फोसोरियल है, जिसकी वजह से इसकी स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसका जो नेम है वो रखा गया है हिस्टोरिक महर्षि वाल्मीकि मंदिर, जो कि यहाँ पे इसकी डिस्कवरी साइट पर जो है वो पाया गया। कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो एम्फीबियन यहाँ पे आ जाते हैं मोस्ट थ्रेटन्ड वर्ल्डरेबली माने जाते हैं। ग्लोबली 41% स्पीशीज इसकी जो है वो रिस्क में देखी गई है। डिस्कवरी यहाँ पे हाईलाइट करती है नीड फॉर सिस्टेमिक बायोडाइवर्सिटी सर्वे टू प्रिवेंट साइलेंट एक्सटिंक्शन। अगर हम बात करें ग्लोबल कंटेक्स्ट की, तो वेस्टर्न घाट यहाँ पे यूनेस्को लिस्टेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो कि यहाँ पे होम है मैनी एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। Next question, Lieutenant K.M. Sudha, who became the first individual from India's northeast to win an NCC gold medal, achieved this distinction at which training academy? लेफ्टिनेंट के.एम. सुधा, जिन्होंने भारत के उत्तर पूर्व से पहली बार एनसीसी स्वर्ण पदक जीता, ने यह उपलब्धि किस प्रशिक्षण अकादमी में हासिल की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर। तो लेफ्टिनेंट के.एम. सुधा, जो कि फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ पे बन गई हैं टू विन अ गोल्ड मेडल एट अ प्रेस्टिजियस नेशनल कैडेट कॉप ऑफिसर ट्रेनिंग इवेंट। वेन्यू अगर हम देखें इस इवेंट का, तो ये यहाँ आयोजित किया गया एट द ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में। उन्होंने यहाँ पे कम्पीट किया अगेंस्ट 127 एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। ठीक है ना। और अगर हम बात करें उनका एकेडमिक बैकग्राउंड, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर है इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट एट रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और वो सर्व कर रही हैं एज एन एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर अंडर 30 आसाम बटालियन। परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो उन्होंने सिक्योर किया ए ग्रेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, और फॉर्मली जो यहाँ पे कमीशन करता है विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। एक्सीलेंट यहाँ पे देखा गया उनकी परफॉर्मेंस इन ड्रिल कंपटीशन, योगा इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, लेक्चर इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, और मैप रीडिंग और वेपन ट्रेनिंग में। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये लैंडमार्क मूवमेंट है फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिस्टोरिकली अंडर प्रेजेंटेड रहता है जो नेशनल डिफेंस ट्रेनिंग अकोलेट्स में, और इसके अलावा जो है ये एक इंस्पिरेशन हो जाता है फॉर यूथ एडुकेटर एंड एनसीसी कैडेट्स। अगर हम बात करें यहाँ पे नेशनल कैडेट कॉर्प्स की, तो ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in January 2026, Chile declared a state of emergency due to deadly wildfire in which two regions? तो अभी जनवरी 2026 में चिली ने एक घातक जंगल की आग के कारण किन दो क्षेत्रों में आपातकाल घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोय बोय एंड नुबल। तो अभी जनवरी 2026 में चिले ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर वाइल्ड फायर किल्ड एटलीस्ट 15 to 18 पीपल एंड डिस्प्लेस्ड ओवर 50,000 रेजिडेंट्स। रीजन अफेक्टेड इसमें क्या आ जाएंगे? तो जो फायर है ये क्रॉस कर गई, ये जो फैली है अक्रॉस द बायबॉय एंड नूबल रीजन अप्रॉक्सीमेट 500 किलोमीटर साउथ ऑफ द सेंटियागो। इसमें अगर हम देखें फैटलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट की गई फ्रॉम द कोस्टल टाउन ऑफ पेनका विद द नेबरिंग लिरकिन, जो कि सफ़र करा एक्सटेंसिव डैमेज को। गवर्नमेंट रिस्पांस अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरेक ने यहाँ पे ऑथोराइज किया है डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेज टू असिस्ट द सिविलियन अथॉरिटीज। नियरली 4,000 फायर फाइटर्स यहाँ पे जो है वो वर्क कर रहे हैं अंडर द एक्सट्रीम कंडीशंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी असेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन कंप्रेसर डिस्पेंसर सिस्टम वाज कंडक्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो भारत के पहले हाइड्रोजन कंप्रेसर डिस्पेंसर प्रणाली की व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन किस संस्थान द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CSIR, CIMFR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, धनबाद। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने यहाँ पे कंडक्ट किया है इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड सेफ्टी असेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन कंप्रेसर डिस्पेंसर सिस्टम। फैसिलिटी लोकेशन अगर हम देखें तो इसको इंस्टॉल किया गया है एट द नेत्रा कैंपस ऑफ NTPC लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इनॉग्रेशन इसकी शेड्यूल की गई है 26 जनवरी 2026 और इसको इनॉग्रेट किया जाएगा बाय PM नरेंद्र मोदी। सिस्टम की अगर हम डिटेल देखें तो ये ऑपरेट करेगा अंडर गैस ग्रुप IIC हाईली एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रियल कंडीशन, और अगर मैन्युफैक्चर इसको किया गया है बाय एन इटली बेस्ड फर्म और इसको इंस्टॉल किया गया है ऑन NTPC प्रेमिसेस। साइंटिस्ट जो है यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे इंस्पेक्ट किया गया है फ्लेम प्रूफ डिवाइसेस को, सेफ्टी इंटरलॉक को, अलार्म्स को, प्रेशर रिलीफ सिस्टम को और इंस्ट्रूमेंटेशन को। सिग्निफिकेंस इसका क्या रह जाता है, तो ये फर्स्ट सिस्टम लेवल सर्टिफिकेशन है इंडिया में। अर्ली इससे पहले की अगर हम बात करें तो ओनली इंडिविजुअल कंपोनेंट्स वर सर्टिफाइड। ये सपोर्ट करेगा हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन गोल को और इंश्योर करेगा सेफ हाइड्रोजन कंप्रेशन एंड डिस्पेंसिंग क्रूशियल फॉर हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू एनुअल लिटरेरी अवार्ड नेम्ड सिमोजी इलखिया विरुधु। व्हाट इज इट्स पर्पस। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने सिमोजी इलखिया विरुधु नामक नया वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार शुरू किया है। इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग वर्क इन नॉन हिंदी इंडियन लैंग्वेजेस। तो अवार्ड का नाम आ जाएगा यहाँ पे सिमोजी इलिखिया विरुधु क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड। इसको अनाउंस किया गया बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन एट द चेन्नई इंटरनेशनल बुक फेयर जनवरी 2026। इसका क्या पर्पज़ है, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क इन मेजर इंडियन लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी। कैश प्राइज यहाँ पे रहेगा, कैश प्राइज यहाँ पे अवार्ड किया जाएगा 5 लाख रुपीज़। लैंग्वेज इसमें कवर की गई है फर्स्ट फेज में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली और मराठी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी जो यहाँ पे जो है वो रिक्रूट की जाएगी, जो कि यहाँ पे सिलेक्ट करेगी अवॉर्डीज को और इंश्योर करेगी क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को। पॉलिसी सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पे इसको एक स्टेट लेवल इंटरवेंशन देखा जा रहा है टू सेफ गार्ड लिटरेरी फ्रीडम। और यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स इसके लिए देखें तो यहाँ पे इंटरफेरेंस इन द नेशनल लिटरेरी अवार्ड फॉर रिस्पॉन्स टू कंसर्न ओवर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन नेशनल लिटरेरी अवार्ड फॉर एग्जाम्पल, जिसमें कि साहित्य अकेडमी अवार्ड आ जाता है। फ्यूचर स्कोप क्या है, तो ये जो अवार्ड है मे एक्सपेंड टू कवर मोर लैंग्वेजेस इन सब्सिक्वेंट फेजेस। ठीक है, तो अभी तो इसमें कुछ लैंग्वेजेस को कवर किया गया है, तो फ्यूचर में और ज़्यादा लैंग्वेजेस को भी जो इसमें कवर किया जा सकता है। Next question, can a Nobel Peace Prize be legally transferred or gifted to another person as attempted in case of Donald Trump and Maria Corina Machado? क्या नोबल शांति पुरस्कार को कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित या उपहार में दिया जा सकता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप और मारिया कोरिना मचाडो के मामले में प्रयास किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो नोबल स्टैट्यूट्स प्रोहिबिट ट्रांसफर और गिफ्टिंग। तो अभी वेनेजुएलन की जो अपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना मचाडो, उन्होंने सिंबॉलिकली यहाँ पे हैंड ओवर किया नोबेल पीस प्राइज मेडल टू द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एट द व्हाइट हाउस। लीगल पोजीशन देखें अगर हम इसकी, तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, नोबेल प्राइज कैन नॉट बी रिवोक्ड, शेयर और ट्रांसफर्ड वंस अवॉर्डेड। ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज जो है प्रॉपर्टी रहता है ल्यूरेट की फॉर द लाइफ टाइम, और जो ल्यूरेट जो है यहाँ पे इसको डोनेट कर सकता है इसकी प्राइज मनी को डिस्पाइट मेडल इन म्यूजियम्स। ठीक है, और जो है अगर हम बात करें ऑनरशिप की, तो ऑनरशिप डज नॉट चेंज। ठीक है ना, तो ऑनरशिप इसकी चेंज नहीं रहती अगर आप इसको गिफ्ट भी किसी को कर देंगे। मचाडो का गेस्चर जो है एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकली ये हो जाता है और सिंबॉलिक हो जाता है, नॉट लीगल इसको ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ट्रंप इज़ नॉट अ नोबल ड्यूरेट थ्रू दिस एक्ट। अगर उन्होंने अपना नोबल प्राइज़ जो है वहाँ पे उनको अवार्ड कर दिया है, तो ट्रंप इससे नोबल अवार्डी नहीं हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो वेनेजुएला जो है यहाँ पे
जो है वेनेजुएला में जो है जो कैप्चर कर लिया है उनके जो प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। तो उसके बाद मचाडो जो है यहाँ पे एक्ट कर रही है एज अ सिग्नल अलाइनमेंट विद द वॉशिंगटन एंड 6 यूएस एंडोर्समेंट। Next question, who is the president of United Arab Emirates who recently visited India on January 19, 2026? तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में 19 जनवरी 2026 को भारत का दौरा किया, कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सैयद मोहम्मद बिन जायद अल नहान। तो प्रेसिडेंट यूएई के शेख सैयद बिन जैद अल नहान ने यहाँ पे विजिट किया, इंडिया को विजिट पर आए हैं 19 जनवरी 2026 को एट द इनविटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो इनकी थर्ड ऑफिशियल विजिट हो जाएगी इंडिया की एज यूएई प्रेसिडेंट, और फिफ्थ विजिट हो जाएगी इन द पास्ट डिकेड, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू नेशंस। इंडिया यूएई यहाँ पे शेयर करते हैं स्ट्रॉन्ग टाइज इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, डिफेंस और कल्चर कोऑपरेशन। ये जो यहाँ पे विजिट है ये यहाँ पे हाईलाइट करती है कोऑपरेशन इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, जिसमें कि ब्रिक, 12U2 और इन इंडिया फ्रांस यूएई ट्राइलेटर नेटवर्क फ्रेमवर्क आ जाता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर हम देखें तो इंडिया और यूएई यहाँ पे इन्होंने फॉर्मली अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे 1972 में। Next question, which international initiative has US President Donald Trump invited India to join for Gaza's post-war governance and reconstruction? तो गाजा के युद्धोत्तर शासन और पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल होने का आमंत्रण दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोर्ड ऑफ पीस। तो अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे इनवाइट किया है इंडिया को टू ज्वाइन अ प्रपोज इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस। पर्पज़ क्या है इसका? तो ये इसका पर्पज़ हो जाएगा यहाँ पे ओवरसी करना पोस्ट वॉर गवर्नेंस को और रिकंस्ट्रक्शन करना है गाजा एज पार्ट ऑफ ट्रम्प्स 20 पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द स्टेबलाइजेशन। गवर्नेंस कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पे मेन मैंडेट इसका रह जाएगी, रीजनल कोऑर्डिनेशन आ जाएगी और रिकंस्ट्रक्शन करना यहाँ पे प्लानिंग को, इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन और लार्ज स्केल फंडिंग प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य रह जाता है। इंडिया का अगर रोल अगर हम देखें तो इंडिया यहाँ पे मेंटेन कर रहा है स्ट्रॉन्ग टाइज विद द इजराइल वाइल रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीन एज अ स्टेट। इंडिया जो है यहाँ पे उन कंट्रीज़ में आ जाता है जिन्होंने कि यहाँ पे सेंड किया था ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा वाया इजिप्ट, रीएनफोर्स करता है अपना जो न्यूट्रल और क्रेडिबल पोजीशन इंडिया की होती है। ग्लोबल रिस्पांस अगर हम देखें तो ओनली हंगरी ऐसी कंट्री है जिसने पब्लिकली यहाँ पे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है अभी तक। अदर गवर्नमेंट्स रिमेन कॉशियस, जो कि यहाँ पे फियर कर रही है इनिशिएटिव से। इनिशिएटिव उनका जो इनिशिएटिव रहेगा ये यहाँ पे साइड लाइन कर देगा यूनाइटेड नेशन ट्रेडिशनल रोल इन मिडल ईस्ट पीस प्रोसेसेस। इजराइल का अगर हम कंसर्न देखें तो इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है रिजर्वेशन अबाउट एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कंपोजिशन, जो कि यहाँ पे साइड करता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑब्जेक्शंस टू टर्की एंड कतार्स इन्वॉल्वमेंट्स। Next question, who has been sworn in as the Deputy Mayor of Jersey City, taking charge of housing and economic development in January 2026? तो जनवरी 2026 में जर्सी सिटी के उप महापौर के रूप में आवास और आर्थिक विकास का कार्यभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव पोडर। तो इंडियन ओरिजिन के अटॉर्नी केशव पोडर यहाँ पे जो है बने हैं डिप्टी मेयर एट द जर्सी सिटी ऑन जनवरी 19, 2026। वो जो है यहाँ पे ओवरसी करेंगे हाउसिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट कंसिक्वेंशियल रोल इन द सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन। पोडर ने यहाँ पे जो है वो ओथ ली है भगवद गीता की, जो कि यहाँ पे अंडरलाइन करता है उनका इंडियन हेरिटेज को। प्रोफेशनल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ पे सर्व किया था इससे पहले एज इकोनॉमिक पॉलिसी एडवाइजर इन द जो बाइडेन कमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने वो वर्क किया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एंड ऑन द स्टाफ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। इसके अलावा जो है काउंसिल रह चुके हैं टू फॉर्मर न्यू जर्सी अटॉर्नी जनरल गुरबीर ग्रेवाल, जो कि और उन्होंने यहाँ पे कोविड-19 रिस्पॉन्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स में भी उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। अगर हम बात करें जर्सी सिटी की तो ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी हो जाती है न्यू जर्सी की, जहाँ पे डिप्टी मेयर जो है वो हैंडल करते हैं स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज पॉलिसी portfolios rather than ceremonial roles. Next question, who among the following has been conferred the exemplary governance leadership award at the 46th World Management Congress held in New Delhi January 2026? तो जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर धीरज शर्मा।
तो प्रोफेसर धीरज शर्मा जो कि डायरेक्टर हैं आईआईएम रोहतक के, उन्होंने रिसीव किया यहाँ पे एग्जाम्पलरी गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड एट द 46th वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस इन न्यू दिल्ली। सिलेक्शन प्रोसेस अगर अगर हम देखें तो यहाँ पे ओवर 1400 नॉमिनेशन रिसीव हुए थे ग्लोबली। ओनली 7 लीडर्स वर शॉर्ट लिस्टेड बाय द अवार्ड्स एंड अप्रिसिएशन कमेटी। गवर्नेंस अचीवमेंट क्या है यहाँ पे प्रोफेसर धीरज शर्मा की, तो उन्होंने स्ट्रेंथन किया गवर्नेंस फ्रेमवर्क को विद ट्रांसपेरेंसी एंड ऑटोनॉमी, और उन्होंने जो यहाँ पे ट्रांजिशन किया आईआईएम रोहतक को टू परमानेंट कैंपस इन 2018 और कंप्लीट किया था इसको बिलो द एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसके अलावा इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग और स्ट्रीमलाइन किया गया एडमिनिस्ट्रेशन को। एकेडमिक इनोवेशन अगर हम देखें तो इन्होंने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट और इंट्रोड्यूस किया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ, फर्स्ट लॉ प्रोग्राम बाय एनी आईआईएम। इसके अलावा इन्होंने जो है एसोसिएशन ऑफ एमबीएस और बिजनेस ग्रेजुएट एसोसिएशन को जो है यहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रोवाइड की, जो कि यहाँ पे बूस्ट करता है ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को। ग्लोबल रिकॉग्निशन अगर हम उनका देखें तो 2023 में प्रोफेसर शर्मा को लिस्ट किया गया था अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 2% रिसर्चर्स इन ग्लोबल असेसमेंट। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।